अवेलेबल रहेगा। सबसे पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं उनका प्रीव्यू प्रोवाइड करवाता हूं। हमारा जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है राजस्थान बोर्ड में टोटल जो 56 नंबर का पेपर होता है उसमें से 30 नंबर का पोर्शन केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसको अपन अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, उससे रिलेटेड आता है। इसमें हमारे पास कुल 9 चैप्टर्स अवेलेबल रहेंगे और वो 9 चैप्टर्स जो हैं उनमें कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स भी राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन चैप्टर्स के नाम और उनका जो अंक बाहर है उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवाता हूं। देखिए, पहला जो चैप्टर हमारे पास रहेगा नंबर 1 चैप्टर रहेगा ठोस अवस्था, और ये 3 नंबर का चैप्टर। दूसरा चैप्टर रहेगा हमारे पास सॉल्यूशन विलियन का, और ये चैप्टर भी हमारे पास 3 नंबर का। तीसरा चैप्टर रहेगा वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये रहेगा 4 नंबर का चैप्टर। इसमें से न्यूमेरिकल आता है और यहां से न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी रहती है। चौथा चैप्टर रहेगा रासायनिक बल गतिकी, और ये भी हमारे पास 4 नंबर का चैप्टर, और यहां से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। पांचवा चैप्टर रहेगा सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठीय रसायन, ये भी 4 नंबर का चैप्टर। छठा चैप्टर जो रहेगा धातुक्रम, जिसको कहते हैं अपन तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, और ये चैप्टर 2 नंबर का रहेगा हमारे पास। सातवां जो चैप्टर आता है पी ब्लॉक, 4 नंबर का चैप्टर रहेगा। आठवां चैप्टर डी ब्लॉक, 3 नंबर का, और 9वां चैप्टर उपसंयोजक यौगिक, तीन नंबर का। आप आराम से कॉपी पेन लेके इस पूरे मटेरियल को नोट कर सकते हैं। पहला चैप्टर ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, पृष्ठीय रसायन, धातुक्रम, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और उपसंयोजक यौगिक। ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो हमारे पास केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। और अब बेटा अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बुक का चैप्टर नंबर 4। आप कंटिन्यू हो जाइए मेरे साथ। चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे नाम से क्लियर है, रासायनिक बल गतिकी। बल गतिकी का मतलब काइनेटिक्स का मतलब अपन ये मान सकते हैं किसी भी रासायनिक का मतलब हो गया रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति के बारे में अध्ययन करना। तो अगर मैं पहली डेफिनेशन बनाऊं, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। पहली डेफिनेशन रहेगी रासायनिक बल गतिकी की, रसायन विज्ञान की वह शाखा, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है ये, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग व वेग को
प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। देखिए डेफिनेशन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग व वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि रिएक्शन का जो रेट है, रेट का मतलब वेग, स्पीड, चाल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वेग किसको कहते हैं और अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित हो सकता है, इन सब का अध्ययन जो करते हैं वो अपन करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो सकता है। राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों के नाम बताइए। तो बेटा अपन कारक देखते हैं। पहला जो कारक है, नंबर 1 कारक जो अगर अपन देखें, तापमान से अभिक्रिया का वेग कम या ज्यादा हो सकता है। नंबर दूसरा जो कारक है दाब। तीसरा जो कारक है, अपन डिस्कशन करेंगे सारे डिटेल में, एक बार मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू देता हूं इनका, सांद्रता। चौथा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट जिसको कहते हैं। पांचवा प्रभावित करने वाला कारक है पृष्ठीय क्षेत्रफल। छठा कारक है माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम। और सातवां जो कारक है विकिरण द्वारा उद्भाषण। मतलब विकिरण द्वारा उद्भाषण का मतलब है सनलाइट। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होती हैं, जैसे अपन Hmu लिखते हैं सूर्य के प्रकाश में। तो ये जो मुख्य कारक है तापमान, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक, पृष्ठीय क्षेत्रफल, माध्यम की प्रकृति और विकिरण द्वारा उद्भाषण, आप इन कारकों को भी नोट कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, या रासायनिक अभिक्रिया अपन किसको कहते हैं, वो किस स्पीड से चलती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे रासायनिक अभिक्रिया की, तो मैं यूं कहना चाहूंगा अभिक्रिया एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। मतलब अपन अगर सीधा सा कहें तो अभिक्रिया एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें अभिकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित होता है। रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, अभिकारक उत्पाद में बदलता है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमने अभिक्रिया स्टार्ट की t बराबर 0 पर। t बराबर 0 का मतलब प्रारंभिक समय। प्रारंभिक समय पर हमने अभिक्रिया स्टार्ट की, माना अभिकारक का जो कुल मात्रा थी, कुल जो सांद्रता थी, सांद्रता कहें या मात्रा कहें अपन, वो 10 मान ली मैंने, 10 मोल पर लीटर सांद्रता मान ली। शुरुआत में प्रोडक्ट नहीं होता, सांद्रता कितनी होती है 0।
धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अभिकारक की सांद्रता में कमी होती जाएगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। यहां फिर कमी होगी, ये फिर बढ़ेगा। यहां फिर कमी होगी, ये फिर बढ़ेगा। यहां फिर कमी होगी, यहां ये फिर बढ़ेगा। यहां फिर कमी होगी, यहां फिर, इस टाइप से ये चलता जाएगा। अब मैं अगर आपसे एक चीज पर डिस्कशन करना चाहूं तो आप ध्यान से देखिए, ये 10 है, ये 0 है, ये 9 है, ये 1 है। यहां द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है, मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो कुल मात्रा है वो नियत रह रही है। शुरुआत में 10 थी, 9 + 1 अभी भी 10 है, 8 + 2 अभी भी 10 है। मतलब मैं यूं कहूं कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन अभिकारक की सांद्रता समय के साथ जितनी घटती है उतने समय में उत्पाद की मात्रा उतनी ही बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये कहा 10 से सांद्रता हो गई 8, कितने का कमी आई? 2 की। जब ये 10 से 8 हो गई तो ये कितनी हो गई? 0 से 2, मतलब इसमें +2 लिख दिया मैंने, और यहां कमी हो गई तो मैंने -2 लिख दिया। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, मात्रा की, तो ये 2 से घटा है और ये 2 से बढ़ा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि के बराबर होती है। अगर अपन ग्राफ से देखें तो मैं ये कहूंगा समय के साथ सांद्रता का जो ग्राफ है वो अभिकारक की सांद्रता में कमी दर्शाएगा। मतलब मैंने ग्राफ यूं बना दिया, ये मैंने रिएक्टेंट बना दिया, और उत्पाद के साथ वृद्धि दर्शाएगा, मैंने ये P बना दिया, प्रोडक्ट। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है, तो मैंने ये दर्शा दिया। अब एक चीज देखिए आप, मैंने इस ग्राफ को 0 पर टच नहीं किया, ये ग्राफ अनंत पर जा रहा है। आप इसको कहते हो एसिम्पटोट, अनंत स्पर्शी। ये ग्राफ कभी 0 पर टच नहीं होगा। मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा, कहते हैं कोई भी अभिक्रिया सामान्यतः पूर्ण नहीं होती, यानी किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। अब ये देखिए क्यों अनंत समय क्यों लगेगा। जैसे अपन एक डिस्कशन करते हैं रासायनिक अभिक्रिया पर अर्ध आयुकाल का। अर्ध आयुकाल आपने नाम सुना होगा। अर्ध आयुकाल का मतलब होता है हाफ टाइम, मतलब वो समय जिसमें कोई भी मात्रा अपनी मूल मात्रा की आधी रह जाती है। जैसे मैंने प्रारंभिक मात्रा ली 10, और 10 की 5 रहने में जितना समय लगेगा उसको आप अर्धायुकाल कहते हो। जैसे मान लो 10 से 5 होने में अपने को 20 मिनट लगे तो अर्धायुकाल हो गया 20 मिनट, मतलब 20 मिनट में आपकी अभिक्रिया आधी पूरी हो गई। अब जब 10 से 5 होगी, अगले 20 मिनट में 5 की आधी पूरी होगी, मतलब रिएक्शन अगले 20 मिनट में 5 से आधी मतलब 2.5 रह जाएगी, फिर 20 मिनट लगेंगे, फिर 2.5 का आधा होगा 1.25, फिर उसका आधा होगा, फिर उसका आधा होगा। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका आधा 0 होता हो। मतलब ये अभिक्रिया पॉइंट में कुछ मात्रा में शेष जरूर रहेगी। इसलिए कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। प्रारंभ में ये तेजी से पूर्ण होती है और बाद में इसका वेग धीरे 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 समय के साथ कम होता जाता है। तो ये मैंने आपको ग्राफ से समझाया, ये अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है और ये उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है, लेकिन ये जो अंतर आ रहा है वो समय के साथ बराबर आ रहा है। तो अपन अभिक्रिया के वेग की अगर बात करें तो ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सांद्रता और समय में, सांद्रता और समय में आप क्या लिखोगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जो है वो हमेशा बराबर होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अपन रासायनिक अभिक्रिया के वेग की जो डेफिनेशन बनाते हैं वो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से रहेगी। अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ ए रिएक्शन
वेग की अगर परिभाषा बनाएं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। मतलब अगर मैं वेग की फॉर्मूले की बात करूं तो वेग का फॉर्मूला होगा सांद्रता में परिवर्तन, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, उसमें कमी आएगी, वेग में वृद्धि होगी। सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय। अब आप देखिए, अगर इस फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ाऊं तो परिवर्तन को आप फिजिक्स में आपने देखा होगा, आप डेल्टा से लिखते हैं चेंज को, डेल्टा, और ये मैंने लिख दी सांद्रता सी और बटा लगा समय डेल्टा टी। अब यहां में जो सांद्रता में परिवर्तन है उसके साथ में एक चिन्ह लगाने जा रहा हूं बेटा, प्लस और माइनस दोनों। प्लस माइनस का मतलब क्या है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है तो मैं यहां लिखूंगा, यहां प्लस का मतलब उत्पाद में वृद्धि है और माइनस का मतलब है अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, तो यहां माइनस अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी को दर्शाता है और प्लस उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। प्लस और माइनस का जो और ज्यादा डिस्कशन है वो अपन अभिक्रिया वेग के प्रकार में पढ़ेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है। सांद्रता की इकाई आप जानते हो, सामान्यतः सांद्रता का मतलब मोलरता होता है और मोलरता की इकाई जो होती है वो होती है बच्चों मोल प्रति लीटर। समय की इकाई सेकंड, तो अगर मैं अभिक्रिया वेग की बात करूं तो इसकी इकाई बनेगी मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग की इकाई हो गई। ओके, यहां तक आप आराम से डिस्कशन करके नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। यदि ये बात मैं नोट में लिखाना चाहूंगा आपको, यदि अभिक्रिया गैसीय हो, मतलब गैसेज रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, गैसीय अवस्था में हो, गैसीय हो, तो सांद्रता के स्थान पर दाब प्रयुक्त करते हैं। सांद्रता के स्थान पर अपन क्या प्रयुक्त करेंगे, दाब प्रयुक्त करते हैं। और जब बेटा दाब प्रयुक्त करेंगे तो सांद्रता शब्द को हटा देंगे, मतलब मोल प्रति लीटर को हटा देंगे और उसकी जगह एटमॉस्फेयर दाब की इकाई लेंगे, तब जाके रासायनिक अभिक्रिया की इकाई क्या हो जाएगी, ऊपर तो आएगा दाब में परिवर्तन मतलब एटमॉस्फेयर और नीचे आएगा सेकंड, तो इसकी इकाई बन जाएगी एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। अब दाब की आप अन्य इकाई भी प्रयुक्त कर सकते हो, पास्कल ले सकते हो, टोर ले सकते हो, बार ले सकते हो, तो उस टाइम हो जाएगी पास्कल सेकंड इनवर्स या बार सेकंड इनवर्स या टोर सेकंड इनवर्स या mmHg सेकंड इनवर्स। ये तो हुआ रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में, उसकी इकाई के बारे में।
अब बेटा नेक्स्ट जो अपन डिस्कशन करेंगे वो सामान्यतः अपन पढ़ने जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के वेग के प्रकार। और ये जो वेग के प्रकार हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं हमारा आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, ओके, बाय।